अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। एबीपी न्यूज़ की एंकर रुबिका लियाकत कहने को एक मुसलमान है, और जब मुसलमान जर्नलिस्ट इस तरह के बड़े बड़े मीडिया हाउसेज में होते हैं, एंकर होते हैं, स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, तो उनसे उम्मीद होती है कि वो इस्लाम की सही तस्वीर पेश करेंगे। इस्लाम के ताल्लुक़ से, मुसलमानों के ताल्लुक़ से, दीनी मदरसों, मस्जिदों और तालीम इदारों के ताल्लुक़ से जो दूसरों के जहन में गलत फहमी पाई जाती है उसको दूर करेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि रुबिका लियाकत खुद गलत फहमी का बेहद शिकार है और दूसरों को भी गलत फहमी का शिकार बना रही है। अपने शो मास्टर स्ट्रोक में अपने चैनल के ज़रिए लगातार इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैला रही है, लोगों के जहन को और ज़्यादा ख़राब कर रही है, जहर भरने का काम कर रही है। एबीपी न्यूज़ का इन दोनों एक प्रोग्राम चल रहा है मदरसा फाइल, जिसमें लगातार रुबिका लियाकत उनकी टीम के जर्नलिस्ट ये सवाल कर रहे हैं कि मदरसों में मदरसा के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर इस्लाम की तालीम क्यों दी जाती है। उनको परेशानी हो रही है कि मदरसों में कुरान क्यों पढ़ाया जाता है। उनको प्रॉब्लम हो रही है कि मदरसों में यसरनल कुरान नूरानी कायदा की शिक्षा क्यों दी जाती है। वो सवाल कर रहे हैं कि आखिर इन बच्चों को ऐसा क्यों नहीं पढ़ाया जाता जिससे डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके। इनको इस्लाम की ही तालीम क्यों दी जाती है। इनका एतराज़ है कि उन मदरसों को बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। इन्हें इसकी फ़िक्र नहीं है कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे। सरकार के पास इनको पढ़ाने की कैपेसिटी है। सरकारी स्कूलों का स्टेटस क्या है उत्तर प्रदेश में या पूरे हिंदुस्तान में, एजुकेशन की शरह क्या है, उस पर ये कभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों की हैसियत क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, और सरकारी स्कूलों का स्टेटस क्या बन चुका है, सरकारी स्कूलों की हालत कितनी ख़राब है, इस पर ये चर्चा नहीं कर रहे हैं। इन्हें सिर्फ फिक्र है इस बात की कि मदरसों को बंद हो जाना चाहिए। पहले सुनिए रुबिका लियाकत को किस तरह के एतराज़ हैं इनके मदरसों के बारे में। पूरी व्यवस्था ऊपर वाले के हवाले है। आप भी अपनी ज़िंदगी ऊपर वाले के हवाले करते होंगे, लेकिन हर चीज़ थोड़ी उसके हवाले कर देते होंगे। उन मदरसों का हाल जिनको मान्यता नहीं मिली है, जिनके ब्यौरे सरकार के पास नहीं है, इन मदरसों में बच्चों के बैठने, पानी पीने, साफ शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। लेकिन नेपाल बॉर्डर के नज़दीक एक ऐसा मदरसा भी मिला जिसको सरकार से मान्यता प्राप्त है। इस मदरसे में मौलवी साहब बच्चों को इस्लामिक शिक्षा दे रहे हैं। सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए आधुनिक टीचर भी बच्चों को अलग अलग विषय पढ़ा रहे हैं। कायदा सिखाने वाले मदरसों को कायदे से चलाया जा रहा है। इसकी हालत तो दुरुस्त हमें मिली, लेकिन यहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स की हालत बड़ी ख़राब दिखी। इसकी वजह क्या है, इसे समझने के लिए अब आप ये रिपोर्ट, ये हालात आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है, उनके मुस्तकबिल का सवाल है। देखा आपने, शिक्षा का हाल बुरा है, मान्यता का पता नहीं, सुविधाओं के नाम पर बच्चों को कुछ नहीं मिल रहा है। मदरसा चलाने के लिए फंड गांव से जुटाया जाता है, जिसकी जितनी हैसियत बन पड़ती है या श्रद्धा होती है वो दे देता है। यूपी के श्रावस्ती में नेपाल बॉर्डर पर ऐसे कई सारे मदरसे हैं। इन मदरसों में पढ़ाने वाले टीचर ये कहते हैं कि वो सारे विषय बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मौलवी साहब को आपने देख लिया, गांधी जी उनके रोल मॉडल हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि उनका जन्मदिन कब आता है, ये नहीं पता है कि उनका इंतकाल कब हुआ। बच्चों की जानकारी ही इस बात का सबूत है कि वो उर्दू, अरबी और कुरान के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। बच्चों को अंग्रेज़ी, गणित, इतिहास, भूगोल, हिंदी कितना जोर देकर पढ़ाते हैं वो आपने देख लिया और समझ लिया होगा। एक मदरसे का हाल आपने देख लिया, अब दूसरे की व्यवस्था क्या है वो भी आपको देखनी चाहिए। सारे सिर एक लय में हिलते हैं, कायदा एक सुर एक लय में पढ़ा जाता है, लेकिन मदरसों में स्कूलों जैसे गुर नहीं सिखा पाते हैं। इन्हें कायदा याद है, कुरान याद है, लेकिन वो नहीं सिखाया जाता जिससे बड़े होकर ये डॉक्टर या इंजीनियर बन सके।
आपने सुना रुबिका लियाकत को, इनको मदरसों पर बहुत ज़्यादा एतराज़ है। अलग अलग हिस्सों में इसने अलग अलग तरह की बात की है। इसका सबसे ज़्यादा एतराज़ इस बात पर है कि मदरसों में आखिर सिर्फ इस्लाम की ही तालीम क्यों दी जाती है, मजहब के नाम को ही क्यों प्रोमोट किया जाता है। रुबिका लियाकत, आप सुनिए इसका जवाब। मदरसे इसलिए कायम किए गए हैं, मदरसों की शुरुआत इसलिए हुई कि वहाँ इस्लाम की तालीम दी जाए, वहाँ मजहब को सिखाया जाए, वहाँ ये बताया जाए कि इस्लाम क्या है, इस्लाम की तालीम क्या है, एक मुसलमान पर क्या क्या फ़र्ज़ है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, उनका कैरेक्टर क्या था और एक मुसलमान को कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। एक शख्स जब इस्लाम कबूल करता है, जब मुसलमान है, तो उस पर क्या क्या फ़र्ज़ है, नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, कौन चीज़ें किस हालत में फ़र्ज़ है, मुसलमान को एक माशरे में कैसी ज़िंदगी गुजारनी है, यही कुछ सिखाने बताने के लिए मदरसे कायम किए गए हैं। इसलिए मदरसों में यही सिखाए जाएंगे। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि मदरसों में अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाई जाती, मदरसों में हिंदी नहीं पढ़ाई जाती, मदरसों में दूसरी तालीम नहीं दी जाती है, तो ये सवाल भी गलत है। इसके लिए सच जानना पड़ेगा। जो भी मदरसे हैं जहाँ तालीम हो रही है, वहाँ के निसाब में 1-2 घंटा अंग्रेज़ी का शामिल होता है, हिंदी का शामिल होता है और ये बताया जाता है, यानी जो ज़रूरी चीज़ें हैं या जो कुछ सीखना है हिंदी के लिए या अंग्रेज़ी के लिए, वो सब कुछ सिखाया जाता है। और मदरसा में पढ़ने वाले का स्टूडेंट्स इतना काबिल ज़रूर होता है कि वो रोमन अंग्रेज़ी को पढ़ सके, कहीं पर हिंदी लिखी हुई उसको पढ़ सके, अंग्रेज़ी में वो ज़रूरी बातचीत कर सके, इतना तो ज़रूर पढ़ाया जाता है। ज़रूरी हिसाब व किताब कर ले, उसको मोबाइल चलाना आता है, उसको लैपटॉप और कंप्यूटर भी आज के दौर में चलाना आता है और बेसिक चीज़ें मदरसों में सिखाई जाती है। मदरसों में इस पर फोकस किया जा रहा है। इसलिए रुबिका लियाकत का इस सिरे से एतराज़ गलत है। अब ये एतराज़ के मदरसे के बच्चों को ऐसा क्यों नहीं पढ़ाया जाता है कि ये इंजीनियर बन सके या डॉक्टर बन सके या ये वो लॉयर बने, वकील बने, ये एतराज़ भी बिला वजह का है या फिर मदरसों की असलियत न जानने की वजह है। मदरसे इसलिए कायम किए गए हैं, मदरसों की तालीम का मकसद ये है कि एक सतह मदरसों में वो है जो बच्चे दीनी तालीम पढ़ें, उसके बाद अपने दूसरे प्रोफेशन को इख्तियार करें। दीन की इब्तदाई तालीम आपने मदरसों में सीख ली है, उसके बाद आप चाहिए तो स्कूल में जाइए, कॉलेजेस में जाइए और सारी चीज़ों को हासिल कीजिए। लेकिन इससे पहले मदरसों का बुनियादी मकसद ये है इमाम बनाना, नमाज जनाजा पढ़ाने वाला पैदा करना, मस्जिदों में इमामत करने वाला बनाना, कुरान और हदीस को समझाने वाला पैदा करना और इसके लिए ज़रूरी है मदरसों में पढ़ना होगा। अब कोई भी इंसान एक ही फील्ड का, एक ही शोबे का एक्सपर्ट बन सकता है और आज के दौर में जब स्पेशलाइजेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस है, एक एक शोबे में अलग अलग स्पेशलाइजेशन हो गया है। मीडिया में ही 10 तरह के स्पेशलाइजेशन होता है। रुबिका लियाकत आपके लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मीडिया में एक क्राइम का रिपोर्टर होता है, एक सोशल वर्क का रिपोर्टर होता है, एक NGOs का रिपोर्टर होता है, एक मुसलमानों को एक एक्सपर्ट माना जाता है, एक को सिखों का एक्सपर्ट माना जाता है, अलग अलग सेक्टर बांट दिया जाता है। अभी भी जो मीडिया का निज़ाम चल रहा है तो उसमें पॉलिटिकल पार्टियों के एतबार से जर्नलिस्ट को तकसीम कर दिया जाता है। एक कांग्रेस एक्सपर्ट है, एक BJP एक्सपर्ट है, एक RSS एक्सपर्ट है, एक मिल्ली तंजीमों का एक्सपर्ट है। तो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग हिस्सों में जर्नलिस्टों को, सहाफ़ियों को तकसीम किया जाता है और उसको उसी के एतबार से वर्क दिया जाता है, उसको दूसरा वर्क नहीं दिया जाता है। किसी को सुप्रीम कोर्ट का मामला दिया जाता है। पढ़ाने वाला एक और बच्चे कभी 100 तो कभी 100 से ज्यादा। लकड़ी की बेंचों को रहल बनाकर पढ़ते इन बच्चों के पास हिंदी या अंग्रेजी की किताब नहीं है। अब ऐसे में एक ही तालिब इल्म ऐसा कैसे पढ़ेगा कि वो डॉक्टर भी बन जाए, इंजीनियर भी बन जाए, मौलवी भी बने, आलिम दीन भी बने? पॉसिबल नहीं है। इसलिए किसी एक ही फील्ड में कोई एक्सपर्ट बन सकता है, दूसरे शोबों में एक्सपर्ट नहीं बन सकता है। और मदरसों का मकसद है हाफिज़ कुरान बनाना, आलिम दीन बनाना, दीन का एक्सपर्ट बनाना। तो फिर वहाँ उसके लिए गुंजाइश नहीं है। हाँ, ये जो दीन के एक्सपर्ट बनते हैं इनको इतनी मालूमात ज़रूर होती है कि दुनिया में अपनी ज़िंदगी आसानी के साथ गुजार सकते हैं, रोमन अंग्रेज़ी पढ़ सकते हैं, हिंदी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और अपने पूरे निज़ाम को चला सकते हैं। उन्हें कहीं भी किसी भी जगह दूसरों की मोहताज नहीं होती है। वो बैंक का फॉर्म भर सकते हैं, वो रेलवे काउंटर पर जा करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इतनी सूझबूझ होती है। और अगर आपको नहीं पता है तो रुबिका लियाकत, तो एक दिन मुझसे मुलाकात कर लीजिए, मैं आपको मदरसों में लेकर के जाऊँगा और दिखाऊँगा किस तरह की यहाँ तालीम दी जा रही है। मदरसे का क्या नाम है मौलवी साहब? दारुल उलूम अहले सुन्नत अलीमिया तरघौना लोटन बाज़ार। ये हमारे इस मदरसे का नाम, रजिस्ट्रेशन अलीमिया एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, तरघौना लोटन बाज़ार, सिद्धार्थनगर। रजिस्ट्रेशन किसी और नाम से, मदरसा किसी और नाम से? ऐसा नहीं है, ये मदरसा ज़ेर एहतमाम है।
ज़ेर एहतमाम मतलब उसके अंडर में चलता है। अच्छा, उसके अंडर में चलता है। सिद्धार्थनगर के लोटन बाजार के इस मदरसे की हालत पहले वालों से बेहतर है। मौलवी मदरसों पर एक और एतराज़ ये कहता है कि मदरसे मेन स्ट्रीम में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं, मदरसों में ये तालीम क्यों नहीं दी जाती है कि जो चाहे कर सके। मदरसों में तालीम की अलग अलग हैसियत है। एक बेसिक तालीम है जो सभी के लिए बल्कि हर एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है। उसके बाद अब मदरसे भी कुछ ऐसे कायम किए गए हालिया दिनों में कि आप वहाँ असरी तालीम भी जारी रख सकते हैं और दीनी तालीम भी पढ़ सकते हैं। मान लीजिए इब्तदाई तालीम का मरहला शुरू होता है तो इब्तदाई तालीम के साथ ही अंग्रेज़ी का या जो दूसरा स्कूल का निसाब है उसको शामिल किया गया है। दोनों साथ साथ पढ़ाया जाता है। सुबह में मदरसे का निसाब होता है, शाम में स्कूल का निसाब होता है और 10वीं 12वीं तक बच्चे इस काबिल हो जाते हैं कि उन्हें दीन की ज़रूरी बुनियादी तालीम मिल जाती है और 9वीं 10वीं के निसाब को भी ऊपर लेते हैं। उसके बाद मैट्रिक का एग्ज़ाम होता है। उसके बाद उन बच्चों को इख्तियार दिया जाता है कि तुमने मैट्रिक का एग्ज़ाम कर लिया है, अब आगे तुम 10 करो, 12th करो, 11th करो और तुम आगे असरी तालीम को जारी रखो या फिर तुम इस्लाम की तालीम में एक्सपर्ट और माहिर बनना है तो कुल्ली तौर पर मदरसों की तालीम हासिल करो। ऐसे इदारे भी कायम किए गए हैं और ये इदारे चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो मुसलमानों के ऐसे इदारे हैं, जो इंस्टीट्यूट है, उनको रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है उनका, या उनको शामिल नहीं किया जाता है, उनको इंदराज नहीं किया जाता है। ऐसे इदारों को मंजूरी नहीं दी जाती है। रूबी का लियाकत की रिपोर्ट को मैं देख रहा था, अभिषेक अपादिया की, जो मदरसा फाइल के नाम से प्रोग्राम चला रहे हैं उत्तर प्रदेश के मदरसों में, जगह जगह जा रहे हैं। पहले देखिए किस तरह के एतराज़ है। सारे सिर एक लय में हिलते हैं, कायदा एक सुर एक लय में पढ़ा जाता है, लेकिन मदरसों में स्कूलों जैसे गुर नहीं सिखा पाते हैं। इन्हें कायदा याद है, कुरान याद है, लेकिन वो नहीं सिखाया जाता जिससे बड़े होकर ये डॉक्टर या इंजीनियर बन सके। बड़ा एतराज़ ये है इनका कि इन मदरसों को मान्यता हासिल नहीं है। बगैर मान्यता के कैसे मदरसे चल सकते हैं। रूबी का लियाकत, आपको मालूम होना चाहिए, आप इतनी बड़ी जर्नलिस्ट है कि हिंदुस्तान में कोई इदारा चलाने के लिए, दीनी तालीम देने के लिए सरकार से मान्यता की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी शख्स एक दीनी इदारा कायम कर सकता है, उस इदारे को चला सकता है। हाँ, उसकी जिम्मेदारी है कि वो इदारा साफ शफाफ माहौल में चले, तालीम की जो ज़रूरत है उसको पूरी करे और ऐसे तमाम इदारे तकरीबन पूरी करते हैं। और अब ज़्यादातर इदारे ट्रस्ट के तहत चलते हैं। ट्रस्ट को बाज़ाब्ता रजिस्टर्ड कराया जाता है, हुकूमत के तहत ये ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट के जो जिम्मेदार होते हैं पूरी रिपोर्ट ऑडिट करते हैं, कहाँ से आमदनी हुई, कहाँ खर्च हुआ और सारी चीज़ें बता दी जाती है। फिर मदरसों पर एतराज़ क्यों? मान्यता गैर मान्यता की जहाँ तक बात है तो गैर मान्यता होना मदरसों के लिए कोई ऐब नहीं है, बल्कि अच्छी बात है। मुसलमानों की हमेशा से मांग रही है कि हम अपनी मजहबी तालीम, हम इस्लामी उलूम अपने बच्चों को अपने पैसों की बुनियाद पर देना चाहते हैं। हम सरकार की मदद से अपनी कौम के बच्चों को मजहबी तालीम देना नहीं चाहते हैं। ये मदरसे वालों की हमेशा से मांग रही है, लेकिन सरकारों ने खुद आकर के ज़बरदस्ती की, मुदाखलत की और कहा नहीं, इन उलमाओं को रोज़गार देना है, इन्हें मदरसे में जॉब देना है और उसके लिए मदरसा बोर्ड कायम किया गया। अलग अलग स्टेट में मदरसा बोर्ड है और फिर वहाँ एक निज़ाम चल रहा है, वहाँ का सिस्टम भी कुछ बदला हुआ रहता है। उन मदरसों से, बुनियादी मदरसों को, जो प्राइवेट इदारे हैं उनको नुकसान ही हुआ है, मुसलमानों के कौस को नुकसान हुआ है। और यही वजह है कि मोतबर उलमाए कराम ने, जय्यद उलमाए कराम ने हमेशा मदरसा बोर्ड की मुखालफत की है। कभी भी ये तस्लीम नहीं किया कि मदरसा बोर्ड सही है, बल्कि इसकी वजह से नुकसान हुआ, जिसका एतराफ़ आज भी किया जा रहा है। और जहाँ तक बात है मान्यता प्राप्त की, रूबी का लियाकत, आपको शिकायत है कि मदरसों को मान्यता प्राप्त हासिल नहीं है और ये क्यों, ये मदरसे अपनी मंजूरी नहीं ले रहे हैं। तो जो मदरसे मंजूर है, जो यूपी मदरसा बोर्ड के तहत इदारे चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वहाँ के असातिज़ा को पिछले 5 सालों से सैलरी नहीं मिली है, तनख्वाह नहीं मिली है, बेबस है, बेचैन है, परेशान है। करे तो क्या करे? जो मस्जिदें वक्फ की है, वहाँ वक्फ की मस्जिद के इमामों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। इन लोगों को एक और प्रॉब्लम है, जैसा कि आप रिपोर्ट में आपने देखा या देख लीजिए। व्यवस्था ऊपर वाले के हवाले है। आप भी अपनी जिंदगी ऊपर वाले के हवाले करते होंगे, लेकिन हर चीज़ थोड़ी उसके हवाले कर देते होंगे। उन मदरसों का हाल जिनको मान्यता नहीं मिली है, जिनके ब्यौरे सरकार के पास नहीं है, इन मदरसों में बच्चों के बैठने, पानी पीने, साफ शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। किन मदरसा के असातिज़ा को सैलरी नहीं मिलती है, 6000 तनख्वाह लेकर पढ़ा रहे हैं। एक मौलवी साहब पूरे 100 बच्चों को लेकर के पढ़ा रहे हैं, कैसे तालीम होगी? ये लोग भी अपनी तालीम को अच्छी करना चाहते हैं, ये भी अच्छे मेयार की एजुकेशन देना चाहते हैं, ये भी अपनी ज़्यादा सैलरी
लेना चाहते हैं, देना चाहते हैं, लेकिन इनके पास वसाइल नहीं है, असबाब नहीं है, क्योंकि हुकूमत इनको मदद नहीं कर रही है। बड़ी मुश्किल से ये चंदा लेते हैं, लोगों के पास जाते हैं, ज़कात की रकम लेते हैं और उससे अपने इदारों को चला रहे हैं। और उस तालीम की वजह से उन बच्चों में शऊर पैदा होता है, उनका जो जहन है वो बेहतर होता है और उसके पास आगे उनके लिए रास्ते होते हैं। इन लोगों को एतराज़ है कि मदरसे क्यों चल रहे हैं, मदरसे बंद हो जाना चाहिए। फ़र्ज़ कर लीजिए अगर मदरसों को बंद कर दिया जाए, मदरसे इस हालत में नहीं होनी चाहिए। मदरसों की सूरत हाल दिखाई जा रही है कि मदरसों के पास बैठने की सही जगह नहीं है, सही चटाई नहीं है, उनके पास डेस्क नहीं है, उनके पास टेबल नहीं है, पीने का पानी नहीं है। लिहाजा इस सूरत हाल में कैसे मदरसे चल सकते हैं? बच्चों के फ्यूचर और मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये एतराज़ है बार बार इनकी तरफ से। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये सूरत हाल भी ना हो तालीम हासिल करने के लिए, तो फिर इनको इससे बेहतर सूरत हाल या बेहतर स्कूल कौन देगा तालीम हासिल करने के लिए? क्या उत्तर प्रदेश में या हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसे बच्चों को स्कूल में जगह दी जाएगी, इनका एडमिशन किया जाएगा? एडमिशन नहीं लिया जा रहा है, तालीम के नाम पर मारामारी हो रही है, करप्शन हो रहा है। और आज भी उत्तर प्रदेश जैसे सूबा में एजुकेशन की जो शरह है वो 70% से नीचे है। मतलब 30% बच्चे आज भी मुकम्मल तौर पर यूपी में जाहिल हैं, उन्हें कोई तालीम नहीं मिल रही है। आखिर उन 30% बच्चों की फिक्र क्यों आपको नहीं है, आपकी सरकार को नहीं है? उन 30% बच्चों में मदरसे के बच्चे भी शामिल होते, लेकिन उन उलमाए किराम ने, इन मदरसे वालों ने कम से कम अपनी मेहनत के ज़रिए, अपनी कोशिशों के ज़रिए किदारा कायम किया, कौम से चंदा लेकर के पढ़ाना शुरू किया और वो बच्चे पढ़ रहे हैं। कम से कम ये जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे 2 से 3% है, उन 3% बच्चों के मुकाबले में बेहतर हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता, जिन्हें न अपने मजहब की तालीम है, न जिन्हें दुनिया की तालीम है, न जिन्हें ABCD आता है। अगर मदरसे नहीं होते तो बच्चे भी किसी चाय के होटल में जाकर के चाय का कप साफ करते, प्लेट साफ करते, किसी गैरेज में काम करते, पंक्चर बनाते। एक तरफ आपको शिकायत है कि मुसलमान पंक्चर बनाते हैं, चाय के होटलों में काम करते हैं, भीख मांगते हैं, कोई काम नहीं, उनके पास कोई एजुकेशन नहीं और आप उनको एजुकेशन देते नहीं है। दूसरी तरफ उनकी कौम के लोग आते हैं, उन्हें तालीमी इदारा उनके लिए कायम करते हैं, उन्हें पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो आपको उस पर शिकायत है कि कसम पुरसी की हालत में तालीम क्यों दी जा रही, पूरी फैसिलिटी और अयाशी के साथ तालीम क्यों नहीं दी जाती है। और ये बात याद रखिए, जब जब तालीम में अयाशी आई है, तालीम के नाम पर मुकम्मल सहूलत और फैसिलिटी दी गई है, वहाँ बच्चों की कामयाबी की शरह कम ही रही है। हमेशा उन्हीं लोगों ने कामयाबी हासिल की है जिन्होंने गुर्बत में रह करके तालीम हासिल की है, जिन्होंने तालीम हासिल करते वक्त अय्याशी नहीं की है, जिन्होंने तालीम हासिल करते वक्त सहूलत नहीं देखे हैं, परेशानियों में रह करके जिन्होंने तालीम हासिल की है, उन्होंने ही तारीख रकम की है। सदर जमहूरिया APJ अब्दुल कलाम और ऐसे कई लोग हैं जिनकी मिसाल हमारे सामने है। APJ अब्दुल कलाम ने भी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत मदरसों से की थी, फिर बाद में स्कूल में, कॉलेज में आए और वह हिंदुस्तान के मिसाइल मैन बने। BJP जैसी पार्टी को उन्हें सदर जमहूरिया बनाना पड़ा था। तो मदरसों की जो सूरत हाल है, कम से कम अच्छा है कि मदरसों के बच्चे पढ़ रहे हैं। तालीम जैसी भी हो, तालीम होना ज़रूरी है। एक तालीम याफ्ता खा, मजहबी तालीम याफ्ता हो या कोई भी तालीम याफ्ता हो, उस शख्स से 1000 गुना बेहतर है जिसको ज़र्रा बराबर कोई तालीम नहीं है, जिसके पास ज़र्रा बराबर कोई इल्म नहीं है। क्योंकि किसी भी तरह की तालीम मिल जाने के बाद इंसान का जो जहन है उसमें शऊर आता है, उसमें फ़िक्र आती है, जहनी वसत पैदा होती है और फिर उसके बाद उसके अंदर ये हिम्मत और सलाहियत पैदा होती है कि कुछ भी कर सकता है। चुनांचे यही वजह है कि अब जितना भी इल्ज़ाम लगा दे मदरसों पर, दीनी इदारों पर, लेकिन दुनिया के हर शोबे में, हर सेक्टर में आपको मदरसे के फजला मिल जाएंगे। पिछले कई सालों में UPSC एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है मदरसे के बच्चों ने। नीट के एग्ज़ाम में तो 10 बच्चों ने क्वालिफाई किया। हाल ही की खबर है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि शाहीन ग्रुप के तहत या अजमल सुपर 40 के तहत कई सारे मदरसे के बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया है और डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हैं। या इसके अलावा और कई सारी मिसालें हैं। मीडिया के मैदान में ऐसे स्टूडेंट्स की लंबी फहरिस्त है जो मदरसे से आए हुए हैं। उर्दू मीडिया की अगर आप बात करेंगे तो उर्दू मीडिया के जितने बड़े बड़े इदारे हैं वो सब मदरसों से आए हुए लोग हैं। उर्दू का 2 सबसे बड़ा हिंदुस्तान में अखबार माना जाता है, एक रोज़नामा इनकलाब और दूसरा रोज़नामा सहारा, और इन दोनों अखबार के जिस वक्त एडिटर इन चीफ हैं वो दोनों मदरसे के फारिग और आलिम दीन हैं। रोज़नामा इनकलाब दैनिक जागरण का है, उर्दू का सबसे बड़ा अखबार माना जाता है। उसके इन दोनों एडिटर हैं वदूद साजिद, वदूद साजिद रोज़नामा इनकलाब के एडिटर
एडिटर हैं और वो जामिया मज़ाहिर उलूम के फारिग हैं, एक आलिम दीन हैं। उर्दू का दूसरा बड़ा अखबार है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा, उसके इन दोनों ग्रुप एडिटर है अब्दुल माजिद निज़ामी। अब्दुल माजिद निज़ामी भी मदरसा के फारिग है। दारुल उलूम नजवतुल उलमा से उन्होंने फजीलत की सनद हासिल की है। इसके अलावा उर्दू का एक और बड़ा अखबार माना जाता है रोज़नामा हमारा समाज, उसके बानी और एडिटर इन चीफ डॉक्टर खालिद अनवर तैमी हैं। डॉक्टर खालिद अनवर बिहार में MLC भी हैं, सियासतदान भी हैं, बड़ा अखबार है, जर्नलिस्ट माने जाते हैं और वो भी एक मदरसा के ही फारिग हैं और बिहार में MLC भी हैं। और ऐसी कई सारी मिसालें मौजूद है। पिछले दिनों रुबिका लियाकत को ही एक ट्वीट में जवाब दिया था शादाब मोइज़ी ने। शादाब मोइज़ी कोइन के सीनियर जर्नलिस्ट है, उनका प्रोग्राम जनाब ऐसा कैसे बहुत ज़्यादा देखा जाता है, वो भी एक मदरसा के ही फारिग हैं। और ऐसे कई लोग आपको मिल सकते हैं जिन्होंने मदरसा से आकर के इनकलाब बर्पा किया है, तारीख रकम की है जर्नलिज्म के शोबे में, दूसरे मैदान में, यानी जितने भी शोबे हो सकते हैं हर जगह मदरसा से आए हुए लोग मिलेंगे। और इस वजह से क्योंकि मदरसे में पढ़ने के बाद जहन खुलता है, जहनी वसत पैदा होती है, शऊर पैदा होता है और उस तालीम को हासिल कर लेने के बाद इंसान कुछ भी कर सकता है। तो वो बच्चे जो कहीं तालीम हासिल नहीं कर सकते, जिनके लिए स्कूल नहीं है, जिनके लिए कोई कॉलेज नहीं है, जिनके लिए कोई इदारा नहीं है, कम से कम उनको मदरसा तालीम देता है फ्री में और उसके बाद वो आगे अपनी दुनिया खुद तय करते हैं, अपने लिए रास्ता निकालते हैं और तारीख रकम करते हैं, अपने मुल्क का, अपने ख़ानदान का नाम रोशन करते हैं। और अब अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश के या बिहार के या दूसरे सूबों के सरकारी स्कूलों की, तो उसकी हैसियत इन मदरसों से भी गई गुजरी है। जिन मदरसों की तस्वीरें दिखाई जा रही है, छोटे छोटे बच्चों को पेश किया जा रहा है और कहा जा रहा है इनके पास बैठने के लिए चटाई नहीं है, सही जगह नहीं है, पीने का पानी नहीं है। सरकारी स्कूलों की सूरत हाल उससे ज़्यादा ख़राब है, हालांकि सरकार के पास फंड है। पिछले दिनों कई सहाफ़ियों को जेल जाना पड़ा इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने सरकारी स्कूल की सच्चाई बता दी थी। उन्होंने रिपोर्टिंग कर दी थी कि खाने में छिपकली है, जो खिचड़ी बच्चों को दी जा रही है उसमें बहुत ज़्यादा नमक है। कहीं बच्चे नमक रोटी खाने पर मजबूर है, कहीं बच्चों को खिचड़ी ही नहीं दी जा रही है, कहीं बच्चों को ज़मीन पर बैठा कर खिलाया जा रहा है। कहीं दलित बच्चे ने अगर मटके से पानी पी लिया तो उनको अपर क्लास के टीचर ने बुरी तरह पीट दिया, स्टूडेंट्स ने मिल करके उनको पीट दिया। कहीं बच्चों को चमार कह करके गालियां दी जाती है। ये सरकारी स्कूलों की हालत है। और वो वीडियो तो आपने देखी होगी उत्तर प्रदेश की भी और बिहार की भी, कि जब पूछा जाता है बिहार के वज़ीर आला कौन है तो जवाब मिलता है लालू प्रसाद यादव, हालांकि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर है। पूछा जाता है उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में कि यूपी के प्राइम मिनिस्टर कौन है तो जवाब मिलता है प्रधानमंत्री। और जिस बच्चे की बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल की गई मदरसे के बच्चे की कि उसने उत्तर प्रदेश के CM का नाम नहीं बताया, दरअसल उसको कन्फ्यूज़ किया था, विषय कपा दिया ना। पहले वो कहा जाता है यूपी के CM कौन है, मुख्यमंत्री, वो कहता है योगी, फिर कहता है कि योगी, फिर बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है, वो कहता है मोदी, फिर योगी, तो कन्फ्यूज़ कहता है। लेकिन यहाँ तो स्कूल में पढ़ाने वाले टीचरों को ही पता नहीं है कि उसके मुख्यमंत्री कौन है, उसके वज़ीर आज़म कौन है, सदर जमहूरिया कौन है। और आज भी जाकर जायज़ा ले लीजिए स्कूलों का, ज़्यादातर लोग नहीं बता पाएंगे। तो मुझे लगता है कि मदारिस का सर्वे करने के बजाय या मदारिस का जायज़ा लेने के बजाय या मदारिस में जिस तरह इन दोनों मीडिया की गुंडागर्दी हो रही है, उसको पहले स्कूलों का जायज़ा लेना चाहिए। स्कूलों में जाना चाहिए कि स्कूल जिनको सरकार फंड देती है, असातिज़ा को 40-50 हज़ार से ज़्यादा सैलरीज मिल रही है, वो टीचर्स क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चों के फ्यूचर को कैसे बर्बाद किया जा रहा है। और आज की तारीख में कोई भी माँ बाप जिनके पास पैसा है, जिनके पास सलाहियत है, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेज रहे हैं। वो कोशिश करते हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजने की, ट्यूशन पढ़ाने की। वजह क्या है? वजह साफ है कि आपके सरकारी स्कूलों में फैसिलिटी नहीं है, सहूलत नहीं है, तालीम अच्छी नहीं होती है। लिहाजा आप मदरसों पर उंगली उठाने के बजाय, मदरसों के निज़ाम को ख़राब कहने के बजाय सरकारी स्कूलों का जायज़ा लीजिए, जहां आज भी तालीम नहीं दी जा रही है, जहां आज भी बच्चों के फ्यूचर को बर्बाद किया जा रहा है, जहां बच्चे सुबह को जाते हैं, खेलते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। लेकिन जिस तरह मदरसों को बदनाम किया जा रहा है, मदरसा फ़ाइल के नाम पर जिस तरीके से मदरसों के निज़ाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, गलत छवि पेश की जा रही है, इस तरह की रिपोर्ट का ऑपरेशन मिल्लत टाइम्स पर जारी रहेगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मिल्लत टाइम्स से जुड़िए। अगर अभी तक आपने मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, अपने दोस्तों से दरख्वास्त कीजिए कि मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब करें और हमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक और अकाउंट की डिटेल्स मौजूद है। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।